हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज हम यहाँ माध्यमिक परीक्षा 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्ट हिंदी का मतलब विषय हिंदी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, विद आंसर है ये पेपर। और पूरे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको ये पेपर को करने के लिए मिलता है। और आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे इसे सॉल्व करके उत्तर पुस्तिका में इसके आंसर लिखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपके साथ यहाँ इसके आंसर के साथ लेकर आई हूँ, तो आप इसे एकदम ऐसा समझ सकते हैं कि ये पूरा बोर्ड का एग्जाम पेपर है विथ आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड आ से प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ये पहला, हर सारे प्रश्न जितने भी मैं बता रही हूँ 10 प्रश्न है जो 1-1 नंबर के हैं, तो ये टोटल 10 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। ए से, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। दूसरा है बी, बेखबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 3 है, जिस समाज में पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर डी है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ई है, देखिए अब 4 नंबर आपको समास से ही इस प्रश्न पत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए प्रदर्शनिनी, ऑप्शन बी गोपिनी, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी अतिथि। ये 3 जो शब्द लिखे हैं, ये तीनों ही शब्द इसमें गलत तरीके से लिखे हुए हैं और सही जो लिखा है वो है ऑप्शन डी अतिथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिथि। एफ है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें उज्ज्वल, सेकंड है समर्थ, ऑप्शन सी है अनाधिकार और ऑप्शन डी है अनुग्रह। तो ये सारे इसमें 3 जो है वो सारे गलत दिए हुए हैं और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए बीमार, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन सी शॉप या फिर ऑप्शन डी अष्टवक्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सांप, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो हमें 2 प्रश्न इसमें ऐसे आए जिसमें आपको शुद्ध शब्द बताना था और 2 ऐसे आए हैं जो जिसमें आपको अशुद्ध बताना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है भास्कर, वरिष्ठ, अनुच्छेद, पूज्य की। ये गलत लिखा हुआ है पूज्य की। प्रश्न नंबर आई, कामयानी किस कवि का सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर जे, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए परशुराम की प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी रसवंती या फिर ऑप्शन डी उर्वशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। देख लिया आपने, इसमें पहले जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको पहले 4 क्वेश्चन आपको समास के बेसिस पे मिलते हैं, दूसरे 4 क्वेश्चन आपको वर्तनी के बेसिस पे मिलते हैं और आखिरी के 2 क्वेश्चन आपको बुक में से किसी भी कवि या किसी भी कवि की रचना के आधार पर मिलते हैं। ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह का पेपर आने वाला है आपका 10th बोर्ड फरवरी में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। इसमें एक नोट लिख लीजिए, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक सभी प्रश्नों के अंक 1-1 है, मतलब हर प्रश्न 1-1 नंबर का है। प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा सूरसागर। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण के व्यंग वचनों में से किन की क्रोधग्री बढ़ रही थी? ऑप्शन
नहीं है इसमें, इसके में सीधे आपको आंसर लिखना है और मैं आपके लिए इसमें आंसर लेकर आई हूँ। तो इसका आंसर है परशुराम की। प्रश्न नंबर चौथा, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यूचर करना, रचना करना, किलों को घेरना, तलवार, बरछी, कटार, बरछी आदि चलाने से खेल खेलती थी। प्रश्न नंबर पांचवा है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। प्रश्न नंबर छठवा, ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया है? इसका जवाब है, उत्तर है लेखक के अनुसार ईर्ष्या से बचने का उपाय अपने अभावों का पता लगाना तथा उनको दूर करने का प्रयत्न करना है। प्रश्न नंबर सातवां, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ लिखिए। उसका उत्तर है छोटी छोटी बातों पर तर्क करना। प्रश्न नंबर आठवां है, उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इसका राइट उत्तर है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये 3 प्रश्न हैं, एक एक अंक का, मतलब ये 3 अंक के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9वां, मृदुल बसंत जीवन के खालिस्तान पड़ाव का प्रतीक है और इसका उत्तर है यौवन के। प्रश्न नंबर 10वां, ईश्वर की बेटी का नाम खालिस्तान है, इसका उत्तर है निंदा। प्रश्न नंबर 11, सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि खालिस्तान है, इसका उत्तर है कन्याकुमारी। चलिए हम खंड बा पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो यहाँ से अब 2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, अभी न होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसका उत्तर है अभी न होगा मेरा अंत कविता कवि निराला के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालती है। कवि इस रचना द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ जीवन बिताना चाहिए। युवा अवस्था जीवन का सर्वोच्चतम सुअवसर होता है। मृत्यु की चिंता न करते हुए व्यक्ति को युवा अवस्था में जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपने आनंद और उत्साह से समाज के सोए हुए लोगों को लाभान्वित करना चाहिए। कवि अंत की उपेक्षा करते हुए जीवन के आरंभ को महत्व देना चाहता है। उसे विश्वास है कि उसकी जीवन जिला शीघ्र समाप्त नहीं होने वाली। उसे सक्रियता से सार्थक जीवन बिताना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। ये रहा इसका उत्तर। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लीजिए, या फिर आप देख कर भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सूरदास पाठक के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है सूरदास पाठ में बूझल श्याम कौन तू गोरी पद में राधा कृष्ण संवाद वर्णित है। राधा को देखकर कृष्ण ने कहा कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? मैंने तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा। तब राधा ने कहा कि मैं अपनी पोरी पर खेलती रहती हूँ, यहाँ पर नहीं आती हूँ। सुना है कि यहाँ नंदराय जी का बेटा दही माखन की चोरी करता रहता है। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, चलो साथ साथ मिलकर खेले। प्रश्न नंबर 13 का आंसर भी मैंने आपको बोल भी दिया है और आप पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभाव कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों? इसका उत्तर है कविता में अंशुमाली शब्द सूर्य के लिए आया है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमलिनी खिला करती है। खिलना प्रसन्नता का द्योतक होता है। कवि ने ईश्वर को प्रकृति के चराचर सभी पदार्थों को प्रसन्न करने वाला बताया है। प्रश्न नंबर 15, रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय बताते हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। पहला उपाय है ईश्वर की प्रवृत्ति से बचने के लिए उत्तर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरा है ऐसे व्यक्ति को यह पता लगाना चाहिए कि उसके जीवन में ऐसे कौन से अभाव है
जिनके कारण वह अन्य लोगों से ईर्ष्या करता है। प्रश्न नंबर 16, आखिरी चट्टान निबंध का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था? इसका उत्तर है सैंड हिल के आगे कुछ रेत के टीले इसमें बाधक थे। लेखक सूर्यास्त का दृश्य पूरे विस्तार से की पृष्ठभूमि में देखना चाहता था, इसलिए लेखक एक टीले से दूसरे टीले तक पहुंचना चाहता था। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर है कहानी के नायक हामिद ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया है, क्योंकि हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना को बहुत चाहता है। उनको जलने से बचाने के लिए खिलौनों के मोह को त्याग कर चिमटी खरीदता है। इस प्रश्न में आपको 2 उत्तर कैसे मिलेंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पहली लाइन अगर आप लिखेंगे कि कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, तो वो हामिद है। तो हामिद ने सर्वाधिक प्रभावित किया, इसमें आपको एक अंक मिल जाएगा। और जब आप इसका कारण लिखेंगे, जैसे कि क्यों प्रभावित किया ये लिखेंगे, तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 अंक इसमें मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 18, बाजी मारना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसका मुहावरे में अर्थ हिंदी में क्या है? बाजी मारना मतलब जीतना। वाक्य प्रयोग में आपको 3 वाक्य प्रयोग बता देती हूँ, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं या फिर 1 भी लिखेंगे तो आपको बराबर 1 मार्क्स मिल जाएगा। मैं आपको 3 बता दे रही हूँ, जो भी इसमें आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। पहला वाक्य प्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय दौर में पीटी उषा ने बाजी मार ली। दूसरा वाक्य प्रयोग है रामलाल की बहू ने सरपंच के चुनाव में बाजी मार ली। तीसरा वाक्य प्रयोग है देखे दौड़ में कौन बाजी मारता है। प्रश्न नंबर 19, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें भी आपको अर्थ बताने में 1 अंक मिलेगा और वाक्य प्रयोग करने में 1 अंक मिलेगा। मैंने इसका हिंदी में अर्थ है संकट में पड़े को थोड़ी मदद। वाक्य प्रयोग आग में सारा माल जल जाने पर बीमा की रकम मिलने से ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। दूसरा वाक्य प्रयोग है काम वाली की बेटी जब अस्पताल में थी तो पड़ोसियों की मदद उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा बनी। इसी के साथ हमारा खंड बा खत्म होता है और अब हम खंड सा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा और इसके उत्तर देखने होंगे। मैं पहला आपको पढ़ के बता देती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सम्राट के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर लाए गए वीर अनेक। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर क्या है? पुष्प की अभिलाषा या फिर फूल की चाहत। आप दोनों में से कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं, मैंने आपको 2 बता दिए हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसमें एक जो अंडरलाइन शब्द है इठलाऊं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इतराना या फिर नखरा करना। तीसरा प्रश्न है उपरोक्त काव्य की मूल संवेदना लिखिए। इसका उत्तर इसका काव्यास में पुष्प की अभिलाषा को बताते हुए कहा है कि ना तो वह सौंदर्य सामग्री के रूप में काम आना चाहता है, ना वह सम्राटों के शव पर चढ़ना चाहता है, ना ही वह देवों के मस्तक पर चढ़ने की इच्छा रखता है, अपितु वह तो देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के पथ पर जाना चाहता है। इसका अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो इसके लिए इसके नीचे आपको एक और प्रश्न दिया गया है, आप वो कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 21 है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है। भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर ये है जिन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है, उनके अनुसार
श्री कृष्ण उस गुड़ की तरह भाती है जिन पर चींटियां चिपकी रहती है। दूसरा है, उन्होंने स्वयं को हरित पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हरित पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन, क्रम, वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। प्रश्न नंबर 22। इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा क्योंकि ये अथवा वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर बहुत बड़ा सा ही आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने आपको अच्छी तरह से जितना हो सकता था उतना शॉर्ट करके आंसर इसमें लिख दिया है। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, फिर आप इसमें इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक अप्रतिम कहानी है। यह बालक मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियां उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों के समय से पहले परिपक्व हो जाता है। कहानी में हामिद, जो एकमात्र 8 वर्ष का बालक है, वह एक परिपक्व अशुभ व्यक्ति की भांति किसी तरह समझदारी का परिचय देता है। प्रेमचंद्र की इसी बात को रोचकता से दर्शाया है। प्रेमचंद ने इसी बात को रोचकता से दर्शाया है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद और उसकी दादी आमिना है। हामिद के माता पिता संसार में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। वह बहुत गरीब है। उसकी दादी छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपना और हामिद का भरण पोषण करती है। वह हामिद की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। ईद का त्योहार आता है। सब लोग मेले में घूमने जा रहे हैं। अभी हम इतने भी मेले में जाने के लिए उत्साहित है। सब लोग मेले में जाने के लिए उत्साहित है। हामिद की दादी किसी तरह थोड़े पैसे जोड़कर 3 आने हामिद को देती है ताकि वह मेला घूम आए। हामिद अन्य बच्चों के साथ मेला जाता है। यहाँ सब बच्चे अपने माँ बाप द्वारा दिए गए पैसों से खिलौने, मिठाई आदि खरीदते हैं, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण कर यह सब नहीं खरीदकर मेले में से एक जरूरी चीज लेता है। वह जरूरी चीज है रसोई घर में काम आने वाला चिमटा। हामिद हमेशा देखता था कि कैसे उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाते थे क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था। हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी का यह कष्ट बराबर याद रहा और उसने अपनी इच्छाओं को तिलांजति देते हुए अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक उपयोगी वस्तु खरीदी। यह हमें इस बात का परिपक्व उसके की दर्शन इसका यह था कि वह समय सम्मेलन हामिद बाल सार्थक पूरी कहानी यदि कहानी हामिद की 8 वर्ष की उम्र में परिपक्वता को दर्शाती है, उसके अंदर की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसका कारण यह था कि समय और निर्धनता ने हामिद को अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार बना दिया था। वह समय से पहले ही परिपक्व हो चुका था, संवेदनशील बन चुका था। हामिद के रूप में बाल मनोविज्ञान और संवेदनशीलता को सार्थक रूप से प्रस्तुत करने में लेखक प्रेमचंद पूरी तरह सफल रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन तथा कृतित्व परिचय दीजिए। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद एक लेखक है और एक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 2 लेखक के इसमें दिए गए हैं आपको, तो दोनों में से जिनका भी आप अच्छी तरह से याद करके जाए आप उनका लिखिएगा। मैंने आपको दोनों का बता दिया है, मैं आपको दोनों का बता देती हूँ। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। वे महान कवि है, सफल उपन्यासकार एवं नाटककार है।
छायावादी काव्य के आधार स्तंभ है। रचनाकार के रूप में उनका व्यक्तित्व बेजोड़ है। अपने मानव जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। जीवन को भौतिकता की शिला से ऊपर उठाकर आध्यात्मिकता के गौरव शिखर पर अरुण किया है। वाराणसी के जाने माने सुगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने अपनी सरस्वता की आंखें खोली। बाल्यकाल में सिर से माता पिता का साया उठ गया। घर पर मन चिंतन एवं स्वाध्याय के विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। सन 1937 ईस्वी में 48 साल की अल्पायु में ही काल के गाल में समा गए। इनकी रचनाएं क्या है? प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से उन्होंने अलंकृत किया। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। कामयानिया प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इनमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से और बुद्धि का समन्वय का संदेश दिया गया है। इस रचना पर कवि को मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। लहर यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित है, जिनमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि इत्यादि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। अगर आपको वो वाला नहीं करना हो तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैंने आपको एक पढ़ के बता दिया है। अगर आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको उसमें यही बताना होता है कि जीवन परिचय देना होता है, थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में, थोड़ा सा उनकी रचनाओं के बारे में लिखना होता है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना होता है। जैसे कि ये वाले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी थी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती। इन सारी भाषाओं में इनका आपको रचनाएं मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ के उनके जीवन कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, ये सब भी आपको अच्छी तरह से याद करके लिखना होगा। कोई भी 2 लेखक आ सकते हैं आपको। खंड दा पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, उपयुक्त प्रदर्शित यातायात चिन्ह का सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण भी कीजिए। धीमी गति से चलने वाले वाहन। जो धीमी गति होती है उसमें एक स्पीड ब्रेकर का एक मार्क होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो ये है। नो एंट्री, जहाँ पे आपको ऐसा मार्क्स दिखे वो नो एंट्री होती है। वन वे, ये ऐसा होता है एक चिन्ह वन वे का। दोनों दिशा में गाड़ी ले जाना वर्जित, ये इस तरह का उसमें सिंबल होता है। दाएं हाथ पर मुड़ना मना है, नो लेफ्ट एंट्री, तो इसमें ऐसा एक सिंबल बना होता है। अगर आपको ये ना आए, वहाँ आपको एग्जाम में सिंबल आ जाएंगे और आपको सिर्फ ये बताना होगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो अगर आपको ये ना आए तो आप अथवा में का एक इजी सा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन है, यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है? सभी प्रकार से यह वाहन ना चलाए जाए तो होने वाली समस्याओं दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, एक बहुत इजी सा और छोटा सा आंसर है इसका। यातायात के नियमों के भली प्रकार रखरखाव से सुनिश्चित करने के लिए चौराहे या जंक्शन पर चालकों को दिशा निर्देशक या चेतावनी देते हैं। सड़क के नियमों से अनजान होने पर जीवन और संपत्ति को नुकसान हो सकता है, इससे जान माल को हानि पहुंच सकती है। इसलिए यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके कौन से हैं नियम? कुछ इस पे प्रकाश डालना था ना। तो पहला है, वाहन चलाते समय मोबाइल पर आए मैसेज पढ़ना या कुछ और करना, यह सब आपको खतरे की तरफ बढ़ाता है। दूसरा है, ड्राइविंग के दौरान मेकअप करना, बाल संवारना, कपड़े ठीक करना या फिर म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करना। इन सब कामों
को करने के दौरान चालक का ध्यान सड़क से भटक जाता है और अचानक सड़क पर किसी वाहन आदि के सामने आ जाने से हादसे होने का डर रहता है। तीसरा है वाहन को बहुत तेज गति से चलाना दुर्घटना को निमंत्रण देता है। चौथा है भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटना से मारे जाते हैं और 12,50,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। पांचवा है पूरे विश्व के मुकाबले अकेले भारत में 10% मौतें सड़क दुर्घटना में होती है। प्रश्न नंबर 25 है स्वयं को जिलाधीश गया का जिलाधीश मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय और राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने का आदेश दिया हो। ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको एक लेटर लिखना होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, दो आपके पास ऑप्शन है इसमें, अथवा में एक और, तो जो भी आपको इजी लगे आप वो लिख लीजिए। मैं आपको दोनों ही पढ़ के बता देती हूँ। कार्यालय जिलाधीश मध्य प्रदेश शिक्षा गया। पत्रांक की दिनांक आप अपने एग्जाम की डेट लिख सकते हैं। दिनांक दूसरी जो भी दिनांक है वो भी आप एग्जाम जिस दिनांक पे आपको करना है वो भी लिख सकते हैं। विषय विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के संबंध में गया ने मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड गया ने आने वाले गांधी जी की 150वीं जयंती के एक विशेष दिवस मनाते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में इसे पूर्ण रूप से मनाया जाए, अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों में इसकी व्यवस्था कराएं तथा इसके अनुपालन के संबंध में लिखित प्रतिवेदन उचित माध्यम से इस कार्यालय में प्रेषित करें। हस्ताक्षर जिलाधीश शैक्षिक मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड गया। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि पहला समस्त उपनिदेशक शिक्षा माध्यमिक गया और दूसरा है समस्त जिला अधिकारी गया। या फिर अगर आपको ये ना लिखना हो तो एक और इजी वाला मैं आपको बता देती हूँ। स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधित पत्र लिखिए जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख हो। इसका शुरुआत भी सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर राजस्थान। दिनांक इसमें भी आपको डालनी होगी। विषय आपको डालना होगा कि मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों के संबंध में महोदय मैं इस पत्र के द्वारा आपको सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले में कुछ दिनों से बाहरी लोगों द्वारा कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ की जा रही है जिससे हमें हमारी सुरक्षा में खतरा महसूस हो रहा है। इन लोगों के कारण मोहल्ले वालों को भय व्यक्त हो गया है कि यह अवैध बांग्लादेशी है जो हथियारों मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। हमारे मोहल्ले में रात के समय पुलिस की या गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः हम सब लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई खतरनाक वारदात ना हो जाए। अतः इन बाहरी लोगों से दिन प्रतिदिन मोहल्ले वालों में डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। हम सभी नागरिक चाहते हैं कि आप इस मामले में पुलिस गश्त बढ़ा दीजिए। दिन में भी 1-2 पुलिस वाले गश्त पर रहे तो इन बाहरी लोगों की संदेहास्पद गतिविधियों पर नज़र रखकर इनमें डर पैदा होगा और इनकी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। आशा है आप इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। भवदिया अर्पिता उदयपुर राजस्थान। खंड यहाँ पे चलते हैं हम। इस तरह से आपको 5 मार्क्स का ये एक लेटर लिखना होगा। मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। जो इजी वाला है, जो आपको इजी लगे आप वो पढ़ लीजिए। खंड यहाँ पे चलते हैं। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको किसी एक में लिखना है और मैंने यहाँ पे इंटरनेट वरदान या अभिशाप पे एक आपको लिख के बताया है। आप चाहे तो भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण पे भी लिख सकते हैं। दूसरा है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आप इस पे भी लिख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी आप लिख सकते हैं।
या फिर इंटरनेट वरदान या अभिशाप, इस पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने इंटरनेट वरदान या अभिशाप पर ही लिखा है क्योंकि बहुत ही इजी है और आसानी से याद भी हो सकता है और डेली रूटीन में भी अपने यूज़ होता रहता है। तो आपको 4 पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे। प्रस्तावना लिखना होगा पहले तो, फिर इंटरनेट व दैनिक जीवन, फिर सेकंड होगा इंटरनेट के विविध क्षेत्र, फिर थर्ड होगा इंटरनेट का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव और चौथा होगा उपसंहार। प्रस्तावना और उपसंहार आपको सारों में कॉमन होगा, लिखना ही होगा और इंटरनेट मतलब बाकी सब में आप बीच में जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट चलता है। हमारे जीवन में इंटरनेट वरदान या अभिशाप के रूप में है। एक तरफ देखें तो इससे सब बहुत सारे फायदे हैं, वहीं बहुत से नुकसान भी है। इंटरनेट के बारे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि यह आधुनिक युग में इंटरनेट एक ऐसा वरदान है जिससे आजकल बहुत सारे काम होते हैं। हमें इंटरनेट की उपयोगिता को समझना चाहिए और इसका लाभ भी उठाना चाहिए, लेकिन इंटरनेट से नुकसान भी है। हमें इंटरनेट की लत लगने से बचना चाहिए। दूसरा है इंटरनेट के उपयोगिता वरदान के रूप में। आज हम देखें इंटरनेट एक वरदान के रूप में हमारे सामने है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी आज इंटरनेट का लुत्फ उठाते हैं। आजकल मोबाइल में भी इंटरनेट चलने लगा है, जिस वजह से लोगों को बहुत सारे लाभ मिले हैं। यह जिस तरह की भी जानकारी लेना चाहे इंटरनेट से तुरंत जानकारी सर्च करके ले सकते हैं तथा साथ ही अपने मनोरंजन भी कर सकते हैं। और इंटरनेट के जरिए कोई भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों से वीडियो कॉलिंग या चैटिंग के जरिए बात कर सकते हैं और उन्हें संपर्क में रहकर खुश रह सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक अपनी बात शेयर कर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी मुहिम भी बन सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिन पर निर्णय लेने में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। आजकल इंटरनेट इतनी बड़ी ताकत बन चुका है जिनकी वैल्यू को देखकर आज बड़े बड़े नेता, कॉलेज, बॉलीवुड, सेलिब्रिटी, बिजनेस में सभी इंटरनेट पर ऑनलाइन रहने लगे हैं। यह एक ऐसा वरदान है जिससे आजकल बहुत कुछ संभव हो गया है। पहले जहां किसी भी सवाल के जवाब के लिए हमें किताबों में उसका आंसर देखना पड़ता था, लेकिन अब हम मोबाइल में उपस्थित इंटरनेट के जरिए तुरंत उस सवाल का जवाब ले सकते हैं। इससे हमारे काम शुरू हुए हैं और इंटरनेट हमें ईमेल सुविधा प्रदान करता है, जिससे हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। किसी भी विकट परिस्थितियों में हम अपने करीबी रिश्तेदार को इंटरनेट के जरिए तुरंत सूचित कर सकते हैं और वो इंटरनेट आजकल इतना फेमस हुआ है कि हम सभी उसके लिए घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोगली लॉगिन करके घर से ही लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। उनके लिए इंटरनेट एक वरदान से कम नहीं है। घर में रहने वाले लोग जो अकेले रहते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं, इंटरनेट उनके लिए बोरियत खत्म करने की इंटरनेट ने उनकी बोरियत खत्म की है और होठों पर मुस्कान लाई है, क्योंकि इंटरनेट हर किसी के लिए एक वरदान साबित होता है। इंटरनेट अभिशाप के रूप में। अब हमने इसके नुकसान पढ़ने हैं। अब ये बड़ा तो आपको लिखना ही होगा क्योंकि 300 वर्ड्स आपको इसमें लिखने हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा होता है, अगर हम उसका उपयोग हद से ज़्यादा करते हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग करने से हमें बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आजकल हम देखें तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारे क्राइम भी बढ़ रहे हैं। लोग क्राइम करने में भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। वह इंटरनेट से कोई सी भी यूज़फुल जानकारी लेकर उसका गलत तरह से उपयोग करते हैं, जिससे कुछ लोगों को बहुत नुकसान उठाने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिन पर ऐसी जानकारी दी जाती है जिनका बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चे एक दूसरे को बहकावे में आकर उन वेबसाइट को पढ़ते हैं और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ने की वजह से उनका पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। बच्चों में कुछ भी सोचने तथा समझने की क्षमता अधिक नहीं होती, जिस वजह से वे इंटरनेट पर मिली जानकारी को सच मानकर अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पर अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की जानकारी रहती है और बच्चों पर बुरी जानकारी का बहुत ही जल्द प्रभाव पड़ता है।
इंटरनेट के ज़रिए नौजवानी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अगर इंटरनेट का उपयोग हम ज़रूरत पड़ने पर ही करें तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट की लत लग चुकी है। वह दिन दिन रात रात भर इंटरनेट का उपयोग करते रहते हैं और जो समय उनका करियर बनाने का होता है उस समय को लगातार बर्बाद करते जाते हैं और अपना और अपने परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हैं। इंटरनेट का अगर हम सही से उपयोग ना करें तो वाकई में यह एक ऐसा अभिशाप है हमारे लिए हो सकता है जो बिना दिए हुए सबसे बड़े नुकसानदायक हो सकता है। हमें इंटरनेट का पर ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करना चाहिए और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहिए। अगर कभी आप अपने बच्चों को इंटरनेट उपयोग करने दें तो अपनी निगरानी में ही करने दें, क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका उपसंहार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट एक तरफ हम सभी के लिए वरदान की तरह है, वही दूसरी तरफ उसके दुष्प्रभाव भी बहुत है। हमें इंटरनेट पर लिमिट में रहकर उपयोग करना चाहिए और अगर बच्चे को इंटरनेट चलाने दे तो उस पर निगरानी ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे में बिल्कुल इस बात की समझ नहीं होती। अगर हम इंटरनेट का सही तरह से उपयोग करें और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग करें तो वाकई में आने वाले भविष्य में इंटरनेट के ज़रिए अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी मुहिम है। हमें इसका सही तरह से उपयोग करके इसको वरदान के रूप में लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनमें से आपको जो भी आपको इजी लगे आपको इसकी व्याख्या भी करनी होगी। सप्रसंग, पहले प्रसंग लिखना होगा, संदर्भ और प्रसंग लिखना होगा और उसके बाद व्याख्या लिखनी होगी। इसका मैं पढ़ देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि निराला की रचना अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। इस अंश में कवि ने मृत्यु के प्रकारों से संवित अपने मन को आश्वासन दे रहे हैं कि उनका जीवन समाप्त नहीं होने वाला, उन्हें अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। इसी तरह इसकी व्याख्या भी आप लिखेंगे। इसी तरह अगर आपको वो इजी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो फिर आप इसको लिख सकते हैं जो सेकेंड वाला दिया है। प्रश्न नंबर 28 भी गद्यांश है, मतलब इसमें आपको एक पैराग्राफ है, वो एक कविता थी, एक पैराग्राफ ये रहेगा। इसमें भी आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है। आप पॉज करके वीडियो को आराम से इसे देख लीजिएगा। इसी तरह का आपका यूपी बोर्ड का पेपर आएगा, तो आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और हमारे चैनल के नीचे मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की भी लिंक दे दूंगी, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगी जिसमें आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। मोबाइल आपके पास भी है, इंटरनेट आपके पास भी है, तो आप इसका अच्छी तरह से उपयोग कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट कीजिए और पढ़ाई करने में उनकी भी मदद कीजिए ये वीडियो को शेयर करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।